नमस्कार साथियों। और भाई, क्या हाल है? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हम लोगों ने लूसेंट का जीके स्टडी करना शुरू कर चुका था। और मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो लूसेंट का जीके है वो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी के कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई भी स्टेट लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हो। हर एग्ज़ाम में आपको पता ही होगा कि लूसेंट जीके से कितना क्वेश्चन बनते हैं। आज का जो चैप्टर होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में, ठीक है? ये जियोग्राफी का चैप्टर होने वाला है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अक्षांश और देशांतर किस प्रकार समय निर्धारण में मदद करते हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानेंगे, और कटिबंध अर्थात कि जिसको जोन कहा जाता है उनके बारे में भी जानेंगे। और विभिन्न प्रकार के अक्षांश और देशांतर रेखाएं जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा, इन सब का क्या संबंध है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश चक्र किसे कहा जाता है, ठीक है? तो प्रकाश चक्र जो होता है, जिसे हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी कहते हैं, ये एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भागों को बांटती है, ठीक है? इसे आप याद रखिएगा सिंपली कि पृथ्वी के जो प्रकाशित भाग होता है अर्थात कि दिन और रात के भागों को प्रकाश चक्र के द्वारा बांटा जाता है, ठीक है? पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। ये मैंने पहले भी बताया था कि पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। और पृथ्वी का जो पथ होता है, मान लेते हैं ये अगर सूरज है और पृथ्वी का पथ इस प्रकार अंडाकार होता है, ठीक है? जिसके कारण पृथ्वी और सूरज की जो दूरी होती है ये एक समान नहीं होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी जो होती है अपेक्षाकृत कम होती है, और इसे उपसौरिक या फिर प्री हेलियन भी कहा जाता है। और ये दूरी होती है 9.15 करोड़ मील का दूरी होती है। जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी होती है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, और इसे अपसौरिक या फिर एफेलियन भी कहा जाता है। और यह दूरी 9.45 करोड़ मील का होता है, ठीक है? ये दोनों ही वर्ड आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो उपसौरिक और अपसौरिक। उसके बाद एक वर्ड आता है एप्साइड रेखा। ये जो एप्साइड रेखा होता है ये उपसौरिक और अपसौरिक रेखा से मिलती हुई एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जो कि सूरज के केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये एप्साइड रेखा कहते हैं। और एप्साइड रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पहले एसएससी में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? इसीलिए ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत होती है, ताकि आप एग्जाम में किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना करें, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं अक्षांश में, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि अक्षांश जो रेखाएं होते हैं ये एक प्रकार के काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि ग्लोब में पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। तो चलिए हम लोग ग्लोब में चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए हम लोग ग्लोब में आ गए हैं, जिसमें ऊपर तरफ आप देख सकते हैं कि उत्तर है, ठीक है? ऊपर में ग्लोब का जो ऊपर में होता है वो उत्तर होता है, ठीक है? ये ग्लोब का ऊपर में हम लोग उत्तर देखते हैं, उसका नीचे दक्षिण, फिर उसका लेफ्ट साइड जो होता है पश्चिम होता है, और इधर पूरब होता है, ठीक है? तो मैंने जैसे कि बताया कि जो पश्चिम से पूरब की ओर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, ये काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? ये अक्षांश कहलाती है, ठीक है? ये काल्पनिक रेखाएं हमें अक्षांश के नाम से हम जानते हैं, ठीक है? जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है अर्थात कि पृथ्वी के मध्य से जो अक्षांश रेखा गुजरती है इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है? और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इक्वेटर या फिर 0 डिग्री कहा जाता है, ठीक है? इक्वेटर के 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो अक्षांश रेखा बनी होती है
इस अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और यही कर्क रेखा होता है जो कि भारत से होकर भी गुजरती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो कर्क रेखा है ये भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आप इसे मैं एक बार बाद में पढ़ा दूंगा डिटेल में। पहले आप याद रखिए कि जो भारत से गुजरती है कर्क रेखा वो किन किन राज्यों से गुजरती है। सबसे पहला तो अब पश्चिमी भागों से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कर्क रेखा है ये गुजरात से गुजरती है। उसके बाद राजस्थान हो गया। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा से दो जो 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो अक्षांश रेखा होती है इसे हम लोग मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। जिसके उत्तर की ओर जो हिस्सा होती है उसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का जो हिस्सा होती है उसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात आती है, आप जानते हैं कि सूरज की जो किरण होती है वो कर्क रेखा पर या फिर विषुवत रेखा पर या फिर मकर रेखा पर जब डायरेक्टली पड़ती है तो उस समय वहाँ पे जो दिन होता है वो ज़्यादा अर्थात कि सबसे लंबा होता है और वहाँ उस जगहों में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। जिसके कारण पोल जो होती है वो पोल में ठंडी रहती है, जबकि ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा होती है इन जगहों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए अफ्रीका के जो देश है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, ठीक है। 21 जून का जो डेट होता है, 21 जून, ये आप याद रखिएगा। 21 जून का जो डेट होता है ये इसमें सूर्य की जो किरणें होती है कर्क रेखा पर एकदम डायरेक्ट पड़ती है। कर्क रेखा के एकदम ऊपर सूर्य होता है जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। वहीं अगर आप देखेंगे कि 22 दिसंबर, ठीक है, ये भी डेट याद रखिएगा। 22 दिसंबर को सूरज की किरणें जो होता है ये मकर रेखा के ऊपर होती है जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 2 अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल एसएससी या फिर रेलवे या फिर यूपीएससी या फिर जेपीएससी कुछ भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो भूमध्य रेखा से है उसके 1 डिग्री करके ऊपर में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। ऊपर में 90 अक्षांश रेखाएं और नीचे 90 अक्षांश रेखाएं होती है। इस प्रकार टोटल 181 भूमध्य रेखा को मिलाकर अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ अगर याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं कि भूमध्य रेखा से जो 66.5 डिग्री लगभग उत्तर की ओर होता है, नॉर्थ की ओर होता है, उसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और वहीं 66.5 डिग्री जो दक्षिण की ओर होता है इसे अंटार्कटिक सर्कल या फिर अंटार्कटिक वृत्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के मध्य पर बनती है, मध्य का केंद्र बन जाता है, अर्थात कि पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, ठीक है।
इसमें उत्तर की ओर बढ़ने वाले कोणिक दूरी को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की ओर बढ़ने वाले कोणिक दूरी को हम लोग दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। इसकी अधिकतम अधिकतम जो सीमा होती है वो 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो सकती है। ठीक है, इनका चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। और दो अक्षांश रेखाओं का मध्य का जो दूरी होता है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो उत्तर की ओर होता है, और जो दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री होता है इसे मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए जानते हैं देशांतर रेखा के बारे में, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो होता है ग्लोब के उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। ये ग्लोब हो गया, और ग्लोब के जो उत्तर और दक्षिण के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती है, उन रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाएं या फिर लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्लोब में जाके इसको एक बार अच्छे से क्लियर करते हैं। तो हम लोग ग्लोब में देखते हैं कि ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर हो गया ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसे इन्हीं रेखाओं को, ये जितनी भी रेखाएं आपको दिख रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल से आने वाली, इन सभी रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। इन्हीं देशांतर रेखाओं को प्रधान यमोत्तर या फिर प्राइम मेरिडियन रेखा भी कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, और ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। क्योंकि ये मानक के रूप में हम इसे 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरती है। इसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा के रूप में माना है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ठीक है, ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके पूरब की ओर और पश्चिम की ओर एक एक डिग्री के अंतराल में 180 और इधर 180 देशांतर रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, जिसके कारण कुल जो देशांतर रेखाएं होती है वो 360 देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है, ये जो देशांतर रेखा होती है, ऊपर में हम लोग अक्षांश रेखा देखें, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया, उसके 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा हो गया। ठीक है, कर्क रेखा, और उसके 23.5 डिग्री नीचे जो होता है वो मकर रेखा होता है। अब जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आती है, ये कर्क रेखा में जिस स्थान पर मिलता है वो है अल्जीरिया। ठीक है, आप याद रखिएगा अल्जीरिया में मिलती है। अल्जीरिया में ये जो कर्क रेखा है और देशांतर रेखाएं आकर के अल्जीरिया में मिलती है, और जो भूमध्य रेखा है और देशांतर रेखा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा और ग्रीनविच रेखा अर्थात कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, दोनों जिस जगह मिलती है उसको गिनी की खाड़ी कहते हैं, जो कि अटलांटिक महासागर में है, और ये मकर रेखा पे अटलांटिक महासागर में मिलती है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो देशांतर रेखाएं जा रही है ये किन किन देशों से जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। कर्क जो रेखा होती है, कर्क रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं जो महत्वपूर्ण देश होते हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है उनको आप याद रखिएगा, जैसे कि मैक्सिको हो गया, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, इन सभी देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो होता है ये कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया, इन सब देशों से होकर के गुजरती है। और मकर रेखा जो हो गया, ये आप इधर से देख सकते हैं कि चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील, नामीबिया, फिर दक्षिण अफ्रीका से होकर के गुजरती है, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों से होकर के गुजरती है। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है वो किन किन देशों से होकर के गुजरती है, पहला तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का एरिया आता है, फिर फ्रांस हो गया, स्पेन, उसके बाद अल्जीरिया होता है, फिर घाना, अंटार्कटिका नीचे रहता है, अंटार्कटिका से होकर भी गुजरती है। इन सब देशों का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो देशांतर रेखाएं होती है ये समानांतर नहीं होती है, जबकि जो अक्षांश रेखाएं होती है ये समानांतर होती है। देशांतर रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध पर
एक बिंदु पर मिल जाती है, ठीक है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच जो ध्रुवों पर होती है वो सबसे कम, उसमें जो बीच में का जो डिस्टेंस होता है दो देशांतर रेखाओं के बीच, वो ध्रुवों पर सबसे कम होती है। जबकि जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा अर्थात कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा की ओर बढ़ती है, उसके बीच की दूरी सबसे अधिकतम होती है। और ये अधिकतम जो दूरी होती है ये आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं उसकी अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होता है। ये अधिकतम दूरी कहाँ पे होती है, ये मान लेते हैं ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। उसके बाद जो एक एक डिग्री के बीच में जाती है, ये दोनों देशांतर रेखाओं के बीच जो 0 डिग्री अक्षांश में होती है सबसे ज़्यादा दूरी होती है। इसी को 111.32 किलोमीटर हम लोग कह सकते हैं कि 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। और ग्रीनविच वेधशाला कहाँ पे है, ये इंग्लैंड यूके में स्थित है, ठीक है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है उसके पूरब से गुजरने वाले रेखा को पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम से गुजरती है उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग गोरे के नाम से जानते हैं। 0 अंश अक्षांश एवं 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में कटती है। संक्रांति, सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को हम लोग संक्रांति कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कर्क संक्रांति या फिर कर्क रेखा। जैसा कि मैंने बताया कि 21 जून को जो कर्क रेखा पर सूरज की किरणें डायरेक्टली पड़ता है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर होता है, जिसके कारण इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति अर्थात कि 22 दिसंबर को मकर रेखा के लंबवत होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये दो डेट आप याद रखिएगा, 21 जून और 22 दिसंबर। इन दिनों 21 जून को जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, वहीं 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुव, इसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होते हैं उसे विषुव या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। और इसी विषुवत रेखा में जब किरणें डायरेक्टली पड़ती है तो उसे हम लोग विषुव कहते हैं। और ये 22 दिसंबर और 21 मार्च को, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, इससे क्रमशः शरद विषुव और बसंत विषुव के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण के बारे में सिंपली जान लीजिए कि सूरज एवं पृथ्वी के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है और जिसके कारण सूरज की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, वैसे स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जबकि पूरा जब सूरज छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के नाम से हम लोग जानते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। उसके बाद आगे चलते हैं और जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जिसे लूनर एक्लिप्स भी कहते हैं। तो लूनर एक्लिप्स वैसा स्थिति होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, जिसके के कारण हमें चंद्रमा चमकीला नहीं दिखाई देता है और सूर्य की रोशनी जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि पर होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि हर पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण जो है ये साल में 2 या 3 बार लगभग चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि इनके जो ऑर्बिट के अंतर है पृथ्वी और चंद्रमा का, ये 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण कभी कभी ये पृथ्वी के ऊपर से गुजर जाता है या फिर कभी कभी नीचे से गुजर जाता है, जिसके कारण हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण देखने को नहीं मिलता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आता है कि समय का निर्धारण किस प्रकार हम लोग अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं की मदद से, स्पेशली हम लोग समय का निर्धारण करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग करते हैं। देशांतर रेखाओं के द्वारा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न देशों में, हमारे जितने भी पृथ्वी में देश पे, उन देशों में समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है।
एक देशांतर का अंतर होने पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है। इसका क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है या फिर ग्रीनविच देशांतर रेखा है। इसके 1 डिग्री आगे जाएंगे या फिर 1 डिग्री पीछे जाएंगे तो इसके बीच 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी देश में है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा में स्थित है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं 1 डिग्री में, तो वो 4 मिनट का आपको अंतर देखने को मिल जाता है, जिसके कारण 0 डिग्री देशांतर रेखा अर्थात कि ग्रीनविच रेखा से भारत की ओर जब आते हैं तो 5.5 घंटा का वक्त हो जाता है, 5.5 घंटा का अंतराल हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। फलतः पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट बढ़ता है और पश्चिम की ओर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट घटता है। इसका अर्थ होता है कि ये आप अगर 0 डिग्री देशांतर हो गया, इसके पूरब की ओर जब आप जाएंगे तो 4 मिनट वो बढ़ जाता है, और इसके पश्चिम की ओर जब आप जाते हैं, पश्चिम की ओर जब आप देशांतर रेखाओं में बढ़ते हैं तो 4-4 मिनट उसमें घटते जाता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पे और एक टर्म है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। लेकिन 180 डिग्री अर्थात कि 180 डिग्री और 0 डिग्री दोनों ही बराबर होता है, इस प्रकार से देशांतर रेखाएं होती है। ये 0 डिग्री होता हो गया और पीछे से जो ग्लोब का जाता है उसे 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। तो जो 180 डिग्री देशांतर रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है, इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। परंतु ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से थोड़ा सा भिन्न होता है। ये पूर्णतया जो होता है इसमें ये सीधा नहीं है। किसी किसी देशों में समय को बराबर करने के लिए इस प्रकार से ये कुछ टेढ़े मेढ़े प्रकार से बना दिए गए हैं। ठीक है, इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था, वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, इसमें 180वें यमोत्तर, इसी यमोत्तर रेखा को हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो 180वें यमोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में निर्धारण किया जाता है, और इस प्रकार विभिन्न देशों में एक दिन का अंतर होने का में किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो, इसीलिए इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही जानिए कि ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय निर्धारण है, ताकि आप एक देश से दूसरे देश में जब जाते हैं तो एक दिन का जो अंतराल होता है उसमें किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो और समय एक नियत बने रहे। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसमें देखते हैं कि जब कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करती है और 0 डिग्री देशांतर रेखा को पार करती है, उसे एक दिन की हानि होता है। ठीक है, जबकि 12 घंटे आगे चल रहा है तो उसमें एक दिन की जो, सिंपली मान लीजिए कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो पूरब की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री का लाभ होगा, वहीं पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन का हानि होगा। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा में बताया गया है। ठीक है, समय जोन व मानक समय, इसको जानते हैं। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय जोनों को ग्रीनविच टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये 1 घंटे के अंतराल में क्यों विभाजित किया गया है, तो फिर से हम लोग ग्लोब को देखते हैं। ये अगर ग्लोब होगा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होगा। ठीक है, इसके 15 डिग्री में, अर्थात कि मैंने बताया कि 1 डिग्री जब जाते हैं तो हमें 4 मिनट जो है बढ़ता है पूरब की ओर जाने में। वहीं अगर 15 डिग्री जाएंगे तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जिसके कारण 1 घंटा का अंतराल होता है। इसीलिए इसमें 24 समय जोन बनाए गए हैं 15-15 डिग्री पर 1-1 घंटा के अंतराल में। ठीक है, ग्रीनविच यमोत्तर ये सब हम लोगों ने पढ़ा किन किन देशों से होकर के गुजरता है। ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से होकर गुजरती है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम के आधे घंटे के गुणक के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। इसी को भारत में मानक समय के रूप में माना गया है, और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे होता है। अतः ग्रीनविच में अगर
दोपहर का 12 बज रहा होता है तो हमारे यहाँ 5:30 बजेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे विषुवत रेखा, जो कि हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर चुका है कि जो पृथ्वी के मध्य से होकर 0 डिग्री का अक्षांश रेखा होता है उसे हम लोग विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कटिबंध या जिसे हम लोग जोन कहते हैं, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। इन भागों को हम लोग कटिबंध कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है उष्ण कटिबंध, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। विषुवत रेखा अर्थात कि ये ग्लोब हो गया, ये विषुवत रेखा अर्थात कि 0 डिग्री का जो रेखा है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिणी भाग को हम लोग उष्ण कटिबंध या फिर ट्रॉपिकल जोन में बांटते हैं। इसके 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी भाग को हम लोग ट्रॉपिकल जोन में बांटते हैं, क्योंकि ऐसे स्थानों पर गर्मी ज़्यादा होती है जिसके कारण इसे इसमें उष्णता ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, आगे जो है उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन, ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अर्थात कि 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का जो दूरी होता है ये उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसमें कुछ कुछ महीने गर्मी पड़ती है जबकि कुछ कुछ महीने इसमें ताप कम रहता है। जैसे कि भारत का एरिया आ गया, ये उपोष्ण में आता है, इसमें कभी कभी गर्मी पड़ती है और कुछ महीने ठंडा रहता है। शीतोष्ण कटिबंध अर्थात कि 45 डिग्री से 66 डिग्री के बीच का जो देशांतर अक्षांश रेखा होती है उसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसमें ठंडा ज़्यादा होता है और सूर्य का ताप सिर पर कभी नहीं चमकता है, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है, अतः यह ताप हमेशा कम रहती है। और ध्रुवीय कटिबंध अर्थात कि ग्लोब का जो ध्रुव वाला हिस्सा हो गया, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव, ये 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य का क्षेत्र होता है जहाँ पे ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा किए, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं और किस प्रकार हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दे, और अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो अपनी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे और नीचे जो बेल का आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दे, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।